मेरा नाम रमेश है। मैं एक रिटायर्ड पुलिस अफ़सर हूँ। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो अपने खाली समय में अपनी ज़िंदगी के उन केस के बारे में याद करता हूँ और उन्हें लिखता हूँ। उनमें से ही एक अजीबो-गरीब केस लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान किया था। पुलिस में भर्ती होने के बाद मैं अपनी मौसी को खुशखबरी देने के लिए गाँव गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, तभी रास्ते में बस ख़राब हो गई। मैंने पास के एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो एक जवान लड़की बाहर आई। मानवता के नाते उसने मुझे रात के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दी। लड़की की माँ ने मुझे देखकर कहा, शायद ये हमारे काम आएगा। आधी रात हुई तो लड़की ने उठकर अचानक मेरे साथ, रात के तकरीबन 11 का वक्त हो गया था जब उस गांव के सुनसान बस स्टॉप पर मैं उतरा था। भरी बस से यहाँ उतरने वाला मैं इकलौता राहगीर था। गाड़ी वाला मुझे उतार कर आगे बढ़ गया तो अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं। जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही थी सिर्फ खेत और इक्का दुक्का पेड़ ही नज़र आ रहे थे। हालांकि गर्मियों का मौसम था, मगर फिर भी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। जबकि आमतौर पर सर्दियों की तुलना में गर्मियों की रातों में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं हैं। मुझे बताया गया था कि रात के 9 बजे तक यहाँ तांगा मिल सकता है, लेकिन मैं वहाँ 9 बजे से पहले ही पहुँचने की कोशिश करूँ, वरना मुझे 7 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी होगी। मोबाइल का भी उस वक्त आविष्कार नहीं हुआ था, वरना मैं कॉल करके अपने किसी कजिन को ही बुला लेता। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और एक लंबा कश खींच कर चल पड़ा। सामान के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें 1 किलो का एक मिठाई का डब्बा था। 3-4 जोड़ी मेरे कपड़े थे, छोटी मोटी दूसरी चीज़ें थी जो घरवालों ने मौसी के लिए दी थी। मैं 15-20 साल पहले यहाँ एक बार आया था। सुबह निकला तो जल्दी ही था, मगर एक तो यात्रा लंबी थी और दूसरा गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए रात हो गई। शहर यहाँ से बस से 2 ही गाड़ियाँ आती थीं, जिसमें एक तो पहले ही चली गई थी और दूसरी शाम 6 बजे निकली थी। मुझे शाम वाली गाड़ी मिली थी जो रास्ते में ख़राब हो गई थी। मैकेनिक शहर से लाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत वक्त बर्बाद हुआ और फिर कोई सवारी नहीं थी जिस पर बैठकर मैं वहां तक पहुंच सकता। इसलिए सिवाय इंतज़ार के और कोई रास्ता नहीं था। मैं कंधे पर लटकते हुए बैग को लेकर सिगरेट की कश लगाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। मैं जानता था कि ये 7 किलोमीटर की यात्रा मुझे पैदल ही तय करनी होगी, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका था शायद ही उस वक्त यहाँ कोई सवारी मिलती जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा गांव आया था, मगर ये मेरी मंजिल नहीं थी। मुझे अभी 5 किलोमीटर और चलना था, और वह भी पैदल। ये सोचकर मेरी जान निकली जा रही थी। गाँव में फिरने वाले आवारा कुत्तों से बचने के लिए मैंने गाँव के अंदर से गुजरने की बजाय बाहर वाले रास्ते को ही सही समझा। इतना तो मुझे याद था कि उसके बाद एक और गांव आना है, फिर 3 किलोमीटर के बाद मेरी मौसी का गांव आना है, जहां मुझे जाना है। मैं सोचने लगा, मौसी आपने भी रहने के लिए दुनिया के आखिरी छोर को ही चुना है। मैं चलते चलते बड़बड़ा रहा था, टांगों में हल्की सी थकावट थी। रमेश, हिम्मत नहीं हारना, रास्ता भी लंबा है, मैंने खुद से कहा, और जैसे ही तैसे चलता रहा। दूर से नज़र आने वाली रोशनी से अंदाज़ा हो रहा था कि रास्ते में पड़ने वाला दूसरा गांव आने ही वाला है। इन रोशनी के ऊपर नज़र जमाई खुद को हौसला देते हुए चला जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मेरी टांगें जवाब दे गईं, तो एक जगह बैठ गया। बस स्टॉप से लेकर अब तक कुछ पल के लिए सिर्फ 2 जगह रुका था। गांव की रोशनी अभी दूर ही लग रही थी। मैं सांस लेने को बैठ तो गया था, मगर अब दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से उठूं। दिल चाह रहा था कि वहीं ज़मीन पर बैठकर सिरहाना बनाकर सो जाऊं, मगर मैं ऐसा सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। काफ़ी देर के बाद तक मैं वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा, फिर हिम्मत करके खड़ा हुआ। चलना ही होगा, तभी रास्ता पार कर सकता हूँ। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि अपनी दाईं तरफ से मुझे किसी चीज़ के भागने की आवाज़ आई। मैं ठिठक कर रुका तो आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। दिल की धड़कन खुद ब खुद बढ़ गई थी। अंधेरी रात थी, मुझे चंद कदम आगे का भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोई गीदड़ या कुत्ता होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन अब भी नॉर्मल नहीं हुई थी। इंसान को मुसीबत में हमेशा ऊपर वाला याद आता है, और इंसान इतना खुदगर्ज है कि ऊपर वाले को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। मुझे उस समय जो भी याद था सब पढ़ लिया था और ऊपर वाले का नाम लेते हुए चलने लगा। ऊपर वाले के नाम से दिल को काफ़ी हद तक हिम्मत मिली थी। दूसरा गांव काफ़ी करीब आ गया था। मुझे इस गांव के अंदर से ही गुजर कर जाना था, क्योंकि उसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले मैंने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई हल्की सी रोशनी का बल्ब रोशन था। मुझे किसी किसी के घर के बाहर लोग भी सोते हुए नजर आए।
गाँव के घरों में लोग गर्मियों में अक्सर बाहर ही सोते हैं। मैं 2 गलियों से गुज़रकर अब काफ़ी खुले मैदान में आ गया था। एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे हुए थे। इंसानी कदमों की आहट पाकर उनमें से एक कुत्ते को अपनी तरफ देखकर पाकर मैं चौकन्ना हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी को देखकर मुझ पर हमला कर दे। हाथ में पकड़ी लकड़ी को मैंने छुपा लिया था। कुत्ता मेरी तरफ देखता रहा, मगर दूसरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर उसने दोबारा सर ज़मीन पर रख दिया था। मैं कुत्ते पर नज़र जमाए हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि मंजिल अब तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। हालात बहुत ख़राब थे, टाँगें जवाब दे चुकी थीं, मगर मसला ये था कि मेरा कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास मैं रात गुज़ार सकता। हिम्मत करो रमेश, मंजिल करीब है। मैंने गुस्से करा और खड़ा उसी लम्हे एक मकान का पुराना सा टूटा दरवाज़ा खुला और उसमें से एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता-आहिस्ता चलती मेरे करीब पहुँच गई। आप कौन हैं और आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही मुझसे पूछा। 16-17 साल की वह खूबसूरत लड़की थी, जिसने आम से सादा कपड़े पहन रखे थे। मुझे उस गाँव में जाना है, मैंने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी मेरी नज़रें उस लड़की के पाँव की तरफ चली गईं। डरो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मेरी नज़रों का मतलब समझते हुए उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। मैं शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया। आप कहाँ से आए हैं? लड़की ने दूसरा सवाल किया। मैंने उसे अपने शहर का नाम बताया और ये भी कहा कि उस गाँव में मेरी मौसी रहती हैं, जिनसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। वे गाड़ी ख़राब होने की वजह से मैं लेट हो गया था। वे कहने लगी, उस गाँव की लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती थी। इसमें से एक लड़की तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त कविता भी थी। पता नहीं वह अब कहाँ होगी, कई साल हो गए उसे देखा ही नहीं। उस लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। कविता तो मेरी कज़िन का नाम भी है, मैंने अचानक से कहा और अपनी मौसी का नाम बताकर पूछा। वे कविता वही तो नहीं? मौसी का नाम सुनते ही उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। उसके बाबा का नाम भी यही था। आप उसके कज़िन हैं? हाँ, मैं उसका कज़िन हूँ। मैंने भी उसकी तरह खुश होते हुए कहा और उसके साथ उसका नाम भी पूछ लिया। मेरा नाम सीमा है। हैरत की बात तो ये थी कि काफ़ी देर से वे खड़ी हुई मुझसे बातें कर रही थी। वे कहने लगी, अगर आपको कोई मसला ना हो तो आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफ़ी लंबा रास्ता पैदल तय किया है, थक गए होंगे। मैं वहाँ खड़ा देख रहा था जब आपको कुत्तों ने घेर लिया था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुप कर देख रही थी। सीमा के आखिरी शब्द सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। लड़की की ऑफ़र बुरी नहीं थी। वाकई में पैदल चलकर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मगर किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना भी ठीक नहीं था। शायद उसके घर वालों को ये बात अच्छी ना लगे। मैंने सोचा और अपनी सोच का इजहार उस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा तो मुझे और भी ज़्यादा हैरत हुई। आप मेरी दोस्त के कज़िन हैं तो मेरे लिए अजनबी नहीं रहे, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। लड़की ने हमदर्दी से मुझसे रात गुजारने को कहा था, ताकि मुझे और ज़्यादा परेशानी ना हो। सुबह मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। मैंने एक पल रुककर सीमा की ऑफ़र पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर उसके साथ चल पड़ा। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बजाय बेहतर था कि बाकी बची हुई रात यहाँ गुजार कर सुबह होते ही रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही मुझे बड़ी हैरत हुई। एक कमरे के छोटे से आंगन में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। उनमें से एक पर को चादर ओढ़कर सो रहा था, जबकि दूसरी खाली थी, जो शायद सीमा की थी। मुझे इस बात पर भी हैरत हुई कि घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ एक लंबे अरसे से कोई रहता ही नहीं है। इकलौते कमरे का दरवाज़ा भी गायब था। आप इस पर लेट जाएं, सीमा ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे लगा कि ये घर में बस ये दोनों ही रहती हैं और शायद इनका कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए गरीबी की वजह से घर की ये हालत है। मैंने उनसे बिना कोई सवाल के अपना बैग ज़मीन पर रखा और चारपाई पर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सीमा को शायद ख्याल आया कि मैं भूखा हूँगा। मुझे सचमुच भूख तो महसूस हो रही थी, मगर घर की हालात और वक्त की वजह से मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से रात के इस वक्त ये लोग परेशान हों। बेटी कौन है? अचानक सीमा की माँ ने मुँह से चादर हटाकर पूछा। माँ, वे मुसाफिर हैं, इन्हें दूसरे गांव जाना है। मैंने कहा, रात ज़्यादा हो गई है, हमारे घर में रात गुजार लो, सुबह चले जाना। सीमा ने अपनी माँ को जवाब दिया। तो उसकी माँ कहने लगी, अच्छा किया बेटी, शायद ये हमारे काम आ जाए। सीमा की माँ ने कहा और चादर दोबारा अपने ऊपर खींच ली। मैं सीमा की माँ के आखिरी शब्द, शायद ही हमारे काम आ जाए, सुनकर चौंक गया था। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? मैंने सीमा से पूछा। उसने कहा, कुछ नहीं, आप आराम करें। मेरी माँ ने बस यूं ही कह दिया है। मैं चुप हो गया। मेरे दिमाग में और भी कई सवाल थे। शायद वे लोग मुझसे कुछ पैसों की मदद चाहते हों। मैंने सोचा और करवट बदल ली। मैंने सोच लिया था कि सुबह जाने से पहले इन लोगों की मदद ज़रूर करूँगा।
थकावट की वजह से मुझे जल्दी ही नींद ने घेर लिया। सुबह सूरज की किरणें मुझ पर पड़ीं तो मैं नींद से जागा था। पहले-पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर रात का सारा मंज़र मेरी आँखों के सामने घूमने लगा। मैं जल्दी से चारपाई से उठा और इधर-उधर देखा। वहाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं था। आँगन में टूटी चारपाइयाँ मौजूद थीं। उनको देखकर लगता था कि जैसे वर्षों से इन पर कोई लेटा ही नहीं है। मैं कुछ देर यूँ ही बैठा इंतज़ार करता रहा कि शायद सीमा या उसकी माँ आ जाए। कुछ मिनट जब तक कोई नहीं आया तो सीमा को आवाज़ देकर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी घर के जैसी ही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रात वाला सारा किस्सा मुझे ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर मैं इस घर में मौजूद था, जो ये हकीकत ज़ाहिर कर रही थी कि मैं इस घर में अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ। मुझे यहाँ लाने वाली लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही थी और घर की हालत से लग रहा था जैसे वर्षों से यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मैं उस घर से निकला तो लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे मैं इंसान की बजाय कुछ और हूँ। अपनी मौसी के घर पहुँचने तक मैं रात वाली बात के बारे में ही सोचता रहा। मेरी मौसी और कज़न मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनके पूछने पर मैंने उन्हें बताया कि मैं रात को आया था। लेट होने की वजह से पिछले गाँव में किसी ने मुझे अपने घर पर रोक लिया था, इसलिए मैं सुबह-सुबह यहाँ आ गया हूँ। मैंने अभी उन्हें थोड़ा बहुत बताया था, रात वाला किस्सा अभी छोड़ दिया था। तीसरे दिन मेरा कज़िन मुझको लेकर अपने दोस्त से मिलने गया। ये वही गाँव था जहाँ मुझे वो लड़की मिली थी। बातों-बातों में मैंने अपने कज़िन के दोस्त से उस घर के बारे में पूछा, तो वह लड़का चौंक पड़ा। भाई, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस लड़के ने कहा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरा कज़िन और उसका दोनों दोस्त उछल पड़े। वे दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें मेरी दिमागी हालत पर शक हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा तो जवाब में उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं उनके आगे खड़ा हो गया था। उन दोनों ने बताया कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वे मकान कई सालों से बंद पड़ा है। उस घर में वाकई में दो माँ बेटी अकेली रहती थी, मगर दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छी औरतें थी। सीमा और उसकी माँ बहुत अच्छी और मिलनसार थी। एक रात को किसी को बिना बताए पता नहीं वे दोनों कहाँ चली गई। गांव के लोगों ने उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश की, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। और तुम कह रहे हो कि तुमने कल रात उनको इसी घर में देखा है? मेरे कजिन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने उन्हें सीमा की उम्र और कद काठी बताई तो वे दोनों चौंक पड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल वे ऐसी ही थी। उसके दोस्त ने कहा। ये बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। हम तीनों उठकर उस मकान को देखने चल पड़े। वहाँ सिवाय खामोशी के और कुछ भी नहीं था। मैंने घर का नक्शा उन्हें जैसा बताया था वैसा ही था। चारपाइयाँ अब भी वैसी ही पड़ी थीं। दिमाग में कई सवाल लिए वे हम तीनों वापस आ गए। अलबत्ता मुझे ये बात ज़रूर पता चल गई थी कि सीमा नामी वह लड़की अगर चुड़ैल नहीं है तो इंसान भी नहीं थी। मुझे याद आया कि उस रात सीमा ने कहा था कि वह उसे कब से देख रही है, मगर आगे नहीं आई क्योंकि उसे कुत्तों से डर लग रहा है। जानवरों में यह खासियत होती है कि वे ऐसी कोई चीज़ देख लेते हैं जो इंसानों को नज़र नहीं आती। घर आकर मैंने अपनी मौसी की लड़की कविता को सारी बात बताई तो वह भी उछल पड़ी। बिल्कुल भाई, सीमा नाम की एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और कई साल पहले वे जब कई दिन स्कूल नहीं आई तो टीचर ने उसके घर स्कूल के चौकीदार को भेजा था। चौकीदार के मुताबिक सीमा और उसकी माँ रहस्यमयी तौर पर लापता हैं और अब आप कह रहे हैं कि वे आपको अपने ही घर में मिली हैं। शायद वे वापस आ गई हों। कविता ने अपना ख्याल पेश किया, मगर मैं जान चुका था कि बात कुछ और है। अगर वे वापस आ गई होती तो उनके घर की हालत वैसी ना होती और वे दिन में भी वहाँ मिलती। उसके गांव वालों ने तय कर लिया था कि वे इस कहानी का पता लगा कर रहेंगे। अगली रात उसी गांव में मैं अपने कजिन के दोस्त के घर में मौजूद था। रात के 11 बजे मैं उसके घर से निकला और सीमा के घर के बाहर बैठ गया। मुझे वहाँ बैठे सुबह हो गई थी, मगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। मुझे सीमा नज़र नहीं आई। अगली रात मैं फिर वहीं मौजूद था। रात 12 बजे का वक्त होगा जब मुझे सीमा के घर के बाहर एक सफ़ेद साया नज़र आया। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। उसके करीब पहुँचने से पहले ही मैं सीमा को पहचान चुका था। सीमा सफ़ेद चेहरा लिए रमेश को करीब आते देखती रही। कौन हो आप? मैंने सीमा से पूछा। मेरे पीछे आ जाओ, सीमा ने कहा और वापस घर की तरफ चल पड़ी। मैंने एक पल सोचा और फिर सीमा के पीछे चल पड़ा। सीमा के पीछे पीछे मैं उसके घर में दाखिल हुआ तो मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल उस रात की तरह आज भी चारपाई पर एक वजूद चादर ओढ़कर सो रहा था। कदमों की चाप सुनकर उसने चेहरे से चादर हटाई और पूछा कि कौन है। माँ, रमेश है। सीमा का जवाब सुनते ही उसने फिर से चादर अपने ऊपर खींच ली। सीमा ने मुझे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। सीमा कमरे के बीच में खड़ी ज़मीन को घूर रही थी। हम कई साल से यहाँ हैं। सीमा ने फर्श की तरफ उंगली का इशारा किया। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने चौंक कर सीमा को देखा। वे ज़मीन को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और बताना शुरू किया।
कुछ साल पहले एक रात हम माँ बेटी घर में सो रही थी कि अचानक 3 नकाब वाले लड़के दीवार फलांग कर अंदर आए और हम दोनों के माँ बेटी के जागने से पहले ही उन्होंने हमें काबू में कर लिया। वे तीनों लड़के इसी गांव में रहने वाले थे और चोरी की नीयत से नहीं आए थे। वैसे भी हमारे घर में सिवाय मेरे और कोई कीमती चीज़ नहीं थी। वे मेरे लिए ही यहाँ आए थे। न जाने कब से वो मुझ पर अपनी गंदी नज़र लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने बारी बारी अपनी हवस मिटाई। इस बीच उनमें से एक के चेहरे का नकाब हट गया। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया था। वे इस गांव में घर ही कितने हैं। मैंने सोच लिया था कि सारे गांव के सामने उनको जलील करूंगी और शायद वह भी ये बात जानते थे। इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को खंजर मारकर कत्ल कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे कमरे के कच्चे फर्श की मिट्टी बराबर कर रहे थे। एक तरफ मेरी माँ बैठी हुई खामोशी से उन्हें देख रही थी। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी, भागकर उनके करीब पहुंची, मगर मेरी आवाज़ उन तीनों में से किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। वे बाहर जाने लगे तो मैंने उनका रास्ता रोकना चाहा, मगर वे ऐसे गुजर गए जिन्हें जैसे मैं उनके सामने थी ही नहीं। मेरा वजूद केवल धुएं की तरह था। उसके बाद आज तक कई लोगों को मैंने बताने की कोशिश की, मगर मैं किसी को भी नज़र नहीं आती थी और ना ही उनको मेरी आवाज़ सुनाई देती थी। उस रात आपने मुझे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप पहले इंसान थे जिनको मैं नज़र आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी और अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो ये आपका हम पर एहसान होगा। वह लोग आज भी इसी गांव में रहते हैं। मैं रोज़ उनको देखती हूँ मगर कुछ नहीं कर सकती। मुझसे क्या चाहती हो? मैंने पूछा। आप हमें इंसाफ दिला दो। पुलिस के पास जाओ और उनकी सारी कहानी सुनाकर उन लोगों को पकड़वा दो। मैं खुद पुलिस में हूँ। मैंने जैसे ही उन पर ये बात खोली तो सीमा ने बेयकीनी से मुझे देखा, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ही ना आया हो। वाकई सीमा की आवाज़ में हैरत और खुशी थी। हाँ, मैं पुलिस में हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ, मगर ये फिर भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि वे तीनों कातिल हैं। और अगर मैं आपकी सुनाई सारी कहानी सुना भी दूँ तब भी कौन यकीन करेगा? उल्टा मेरा मजाक बनाया जाएगा। मेरी बातें सुनकर सीमा के चेहरे पर मायूसी फैल गई। मैंने वहाँ से उठते उससे कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। ठीक 15 दिन बाद एक एक करके वे तीनों लड़के गायब हो गए। उनको बहुत तलाश किया गया मगर वे नहीं मिले। एक सुबह सीमा के घर के बाहर से उन तीनों की जली हुई लाशें मिल गईं। पता नहीं कैसे ये बात सारे गांव में फैल गई थी कि सीमा ने अपना इंतकाम लिया है। उन्हें सीमा की आत्मा ने मारा है क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मारकर उसके ही घर में दबा दिया था। गांव वालों ने इस बात की तहकीकात के लिए सीमा के घर में बने कमरे की खुदाई की। वहां से 2 ढांचे मिले थे। उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस बात के कई महीनों के बाद मैं दोबारा अपनी मौसी से मिलने आया था। सीमा के घर के सामने से गुजरते हुए अचानक मेरी नज़र उसके घर की तरफ उठ गई, मगर वहाँ कुछ नहीं था और मैं ये बात जानता था कि सीमा अब मुझे कभी वहाँ नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटकती फिर रही थी और उसे इंसाफ मिल गया था। मुझे पता था कि कानून बिना सबूतों के उन लोगों को सज़ा नहीं देगा, इसलिए मैंने अपने साथियों की मदद से उनको अगवा किया और फिर उन्हें वे सारा किस्सा सुनाया तो वे उछल पड़े। वे तो समझ रहे थे कि उनको किसी ने देखा ही नहीं है, मगर वे ये बात भूल गए थे कि जो ज़मीन के अंदर तक का हाल भी जानता है वे उनकी इस हरकत से कैसे बेखबर रह सकता है। ये कैसे हो सकता है कि वे ऊपर वाला किसी बेगुनाह को इंसाफ ना दिलाए। मैंने ही सीमा के कहने पर उनको आग लगाई थी। वे लोग सीमा को नहीं देख सकते थे, इसलिए वे नहीं जान पाए कि मुझे ये बात किसने बताई है। उनके मरते ही सीमा ने मुझे शुक्रिया कहा और हमेशा के लिए मेरी नज़रों से ओझल हो गई। ऊपर वाले ने उस रात शायद इसलिए गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाया था ताकि मैं लेट हो जाऊं और सीमा से मिलूं। कभी कभी जो काम देखने में किसी एक के लिए बुरा होता है, वही काम दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। बेशक उसके रंग वही जानता है। हम इंसान सिर्फ सोचते हैं और ऊपर वाला पूरे संसार का सोचता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें